जुलाई 2020। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स मंथन। हमारा आज का पहला टॉपिक है मधुबनी चित्रकारी। मधुबनी चित्रकारी जब से कोरोना संक्रमण ने अपने पांव पसारने शुरू किए हैं भारत में, तब से मास्क पर कई विभिन्न आकृतियों का चलन बढ़ता जा रहा है। उनमें से एक मधुबनी चित्रकारी भी है, जो कि मास्क पर आजकल चित्रांकित की जा रही है। तो इस न्यूज़ से हमें सीखना है कि मधुबनी चित्रकारी देश के किस रीजन में प्रैक्टिस की जाती है। तो यह बिहार के मिथिला क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति हुई थी और यूजुअली ये बिहार में ही प्रैक्टिस की जाती है और इसे मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। यह यूजुअली वृक्षों की छोटी छोटी टहनियों का प्रयोग करके बनाई की जाती थी, परंतु आज के इस मॉडर्न ज़माने में माचिस की तीलियों का भी इसमें प्रयोग किया जाने लगा है। मधुबनी चित्रकारी का यूजुअली अर्थ होता है मधु का वन, अर्थात शहद का जंगल, और इसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में, रामायण इत्यादि में भी मिलता है। यह इम्पोर्टेंट बात ये याद रखने वाली है कि यह जो चित्रकारी है वह महिलाओं से महिलाओं में ट्रांसफ़र होती है। जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर ट्रांसफ़र होगी तो वह महिलाओं से महिलाओं के बीच में ट्रांसफ़र हो रही होती है। इन चित्रकारी में जनजातीय रूपांकनों, चमकीले मिट्टी के रंगों का भी प्रयोग किया जाता रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है जो कि मधुबनी चित्रकारी से ही संबंधित है। इसमें जो अपने जनजातीय चित्र हो गए और पशु पक्षी हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ऐसे चित्रों को भी इसमें रेखांकित किया जाता है। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ संबंधित है अमेरिका में जो ऑनलाइन शिक्षा जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं और जिनकी शिक्षा कम्प्लीटली ऑनलाइन हो गई है, ऐसे लोगों को अमेरिका ने कहा है कि आप अमेरिका में अब नहीं रह पाएंगे। तो भारत से कई ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अमेरिका में गए हैं, उन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जो हाईलाइटेड पार्ट है, ट्रंप प्रशासन ने पहले से ही पढ़ रहे उन क्षेत्रों को देश से बाहर निकालने की योजना रद्द की है जिनकी कक्षाएं कोरोना के चलते ऑनलाइन कर दी गई थी। अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या लगभग 2 लाख है। इनमें से जिन छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा में दाखिला लिया है उसकी सही जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, परंतु एक अच्छा नंबर है जो कि इससे, इस फैसले से अफेक्ट होने वाला है। यूजुअली अगर इस न्यूज़ के बारे में देखा जाए तो यह न्यूज़ हमारे लिए ऐसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें कितने तरह का वीज़ा अमेरिका प्रोवाइड करता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम देखें तो 5 तरह का वीज़ा अमेरिका प्रोवाइड करता है। जो 5 तरह के वीज़ा हैं वो है H1 वीज़ा, H1B वीज़ा बोला जाता है जिसे, दूसरा है L1 वीज़ा, तीसरा है B1 वीज़ा, और चौथा है आपका F1 वीज़ा, पांचवा है आपका M1 वीज़ा। जो यूजुअली स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये 2 वीज़ा, F1 वीज़ा और M1 वीज़ा दिए जाते हैं। यह जो न्यूज़ है यह इन्हीं 2 वीज़ा से संबंधित है, F1 वीज़ा और M1 वीज़ा। F1 वीज़ा वो वीज़ा होता है जो कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट्स हो रहे होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं और जितने PhD करने के लिए अमेरिका में जाते हैं, उन लोगों को F1 वीज़ा दिया जाता है। और जितने वोकेशनल कोर्सेज करने के लिए वहाँ पे जा रहे होते हैं, उन लोगों को M1 वीज़ा वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। आप चाहे तो ये 3 अलग अलग टाइप के वीज़ा जो हैं इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि H1B वीज़ा किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में आपको अगर एक अच्छा नॉलेज है तो वैसे लोगों को वहाँ H1B वीज़ा दिया जाता है, जिसके थ्रू आप किसी कंपनी में जा सकते हैं और वहाँ नौकरी कर सकते हैं। L1 वीज़ा एक तरह का ही नौकरी देने वाला ही वीज़ा होता है, परंतु इसमें ख़ास बात ये होती है कि जैसे आपने इंडिया में कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी ज्वाइन की है और आप अमेरिका में भी अगर उसकी कोई ब्रांच है तो डायरेक्टली आपका यहाँ से इंडिया से अमेरिका में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो L1 वीज़ा के बेसिस में हो सकता है। अब बात रही कि H1 वीज़ा और L1 वीज़ा में क्या डिफरेंस है, तो H1B वीज़ा जो है उसका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, मे बी 3 साल, और फिर अगले 3 साल के लिए वो एक्सटेंड किया जा सकता है। तो 6 साल के आसपास का ये वीज़ा होता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितने ईयर का होता है, बट यूजुअली उतना इसकी टाइम रेंज 6 साल के आसपास ही होती है। जबकि L1 वीज़ा जो है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो लंबा ड्यूरेशन होता है। लेकिन दोनों में एक रिस्ट्रिक्शन भी है। H1B वीज़ा में अगर आप अपनी कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन L1 वीज़ा में आपको ये लग्जरी नहीं मिलने वाली है। और अगला वीज़ा है आपका B1 वीज़ा। B1 वीज़ा बहुत ही शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है और ये यूजुअली 3 मंथ्स के लिए होता है। आप जब भी कोई किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहे होते हैं उस समय आप B1 वीज़ा के थ्रू जा सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री ने की रेहड़ी पटरी वालों के लिए कर्ज की समीक्षा। जब से कोरोना
आया है और लॉकडाउन लगा है, कई हमारे रेहड़ी और पटरी पे काम करने वाले भाई लोगों की जीविका पर संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे ही टाइम पर सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना, जिसके तहत कुछ रुपए का लोन ऐसे रेहड़ी और पटरी पर बिजनेस करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो इसी की ही समीक्षा हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। यूजुअली जब भी हम ऐसे किसी टॉपिक से परिचित होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि स्कीम क्या है तथा इस स्कीम में कौन एलिजिबल होता है। ये दोनों पॉइंट हमें समझ में आने चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए जानते हैं कि पीएम स्वनिधि स्कीम है क्या। तो पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में कुछ यहाँ राइटअप दिया हुआ है, हम इसे जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। पहला है कि ऐसे सभी लोग पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है तथा 1 वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में इसे चुकाना होता है। 7% की सालाना ब्याज सब्सिडी इसके साथ में मिल रही होती है। ये 2 पॉइंट आप यहाँ नोट करिए। और अगला पॉइंट यहाँ नोट करिए कि भारतीय लघु विकास बैंक इस योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी भागीदार है। इसके साथ ही साथ ऐसे सभी लोगों ने जिन्होंने अपना बिजनेस 24 मार्च 2020 से पहले स्टार्ट किया है, वो सारे लोग इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल गया, कितने का लोन मिलता है वो मिल गया, साथ में कितनी % यहाँ पे सब्सिडी मिलती है वो मिल गई। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। किसी भी एग्जाम में आप ऑप्शन एलिमिनेट आउट करने में ये आपका हेल्प कर सकता है। तथा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ऋण के शीघ्र पुनर्भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक रिलेटेड है इंडियन बुल फ्रॉग से। इंडियन बुल फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम है होप्ला बत्राचुस टाइग्रिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न है, ये कम चिंताजनक है तथा ये वास स्थान है इसका दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में इसे यूजुअली मिलता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में भी पाया जाने वाला एक मेंढक है। जब भी आप ऐसे किसी जंतु या जीव के बारे में अध्ययन करते हैं तो इम्पॉर्टेंट उसके मोस्ट मैंडेटरी आपको याद रखना चाहिए कि उसका IUCN स्टेटस क्या है, जो कि यहाँ पे इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। मानसून के समय में इनका प्रजनन काल शुरू होता है तथा इस समय के साथ में अपना रंग भी परिवर्तित कर लेते हैं। और याद रखने वाली चीज़ है कि WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के शेड्यूल 4 में ये लिस्टेड है। आपको पता होना चाहिए शेड्यूल 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 कैटेगरीज हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में होती है, जो कि 1 और 2 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो 1 और 2 में जो जीव जंतु लिस्टेड होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। मतलब उनका शिकार करना या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ एक्टिविटी करने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। और बाकी जो 3, 4 और 5 में जो लीव लिस्टेड होते हैं उनमें कुछ तरह की रिलैक्सेशन होती है। चलिए आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। आगे का टॉपिक है भारत की मदद से बचेगी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था। अभी RBI ने $40 करोड़ की विशेष मदद देने के लिए बात कही है। ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि भारत ने अभी रिसेंटली श्रीलंका के साथ में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। इसके तहत कुछ लेवरेज इंडिया श्रीलंका को प्रोवाइड कर रहा है कि आप इतने लाख करोड़ रुपए तक का पैसा जो है करेंसी स्वैप के थ्रू आप दे सकते हैं। श्रीलंका के लिए करेंसी स्वैप यहाँ एक आप पढ़िए, श्रीलंका के लिए करेंसी स्वैप करने के लिए संबंधी यह सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से नवंबर 2022 तक उपलब्ध होगी। ऐसा करने से श्रीलंका की इकोनॉमी बच जाएगी तथा भारत के आसपास के पड़ोसी देशों में अगर शांति और समृद्धि रहेगी तो इससे भी भारत का फ़ायदा होने वाला है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया है। हमारे यहाँ से RBI ने इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसे करने में। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक रिलेटेड है सीमावर्ती देशों के लिए सरकारी खरीद पर प्रतिबंध। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं के लिए, जो कि यूजुअली भारत में बोली लगा रहे होते हैं, सरकारी क्षेत्रों में अगर कोई खरीद हो रही होती है उसमें बाहरी कंपनियां जो कि अपने विदेशी जो अपने नेबर हैं वो लोग यहाँ पे बोली लगा रहे होते हैं। तो ऐसे सारे बोलियों को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। अब सीमावर्ती देशों से ऐसी कोई भी बोलियां नहीं लगाई जाएगी। इससे भारत के अंदर उत्पादन जो करने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, उन्हें नया रोजगार उपलब्ध होगा तथा उनके आय के नए साधन उपलब्ध होंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे सारे बोलियों पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए अगली न्यूज़ पर आते हैं। अगली न्यूज़ रिलेटेड है NGT से। NGT हमेशा एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है। आइए समझते हैं कि
एनजीटी क्या है तथा उसने अभी रिसेंटली में क्या निर्णय लिया है। यूजुअली एनजीटी हमेशा अपने निर्णयों के लिए चर्चा में रहता है। अभी के जो आज का जो ये टॉपिक है, इसके हिसाब से वाहनों को नष्ट करने की गाइडलाइन जारी करने में देरी करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय सड़क परिवहन मार्ग मंत्रालय को फटकार लगाई है। आइए जानते हैं कि आखिर एनजीटी होता क्या है तथा उसके पास कैसे राइट्स अवेलेबल होते हैं। प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो एनजीटी से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है वो 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो ये स्टेटरी बॉडी हुई। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये स्टेटरी बॉडी है या नहीं। अगर किसी भी कोई संस्था का गठन अगर किसी एक्ट के थ्रू किया जाता है तो वो स्टेटरी बॉडी होती है। तो यहाँ पे स्टेटरी बॉडी हुई है। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष प्राधिकरण पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। इसके पहले भी कुछ अन्य देशों ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, ये दो ऐसे देश हैं जहाँ पे ऑलरेडी ऐसी कोई संस्था काम कर रही थी। भारत ऐसा तीसरा देश बना है। अगला पॉइंट है, एनजीटी की समस्या का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधित मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है। हमें पता है कि अभी की जो जुडिशियल सिस्टम है वहाँ ऑलरेडी इतना बोझ है कि अगर पर्यावरण के संबंधित अगर मामले भी वहाँ जाएंगे तो उन मामलों को निपटारा करने में बहुत अधिक समय लगने वाला है। इस कारण से एक नई संस्था जैसे कि जो कि एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई है, जो कि इस बोझ को कम करने में हेल्प करेगा। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है। यूजुअली सीजीपीएससी और एमपीपीएससी में पूछा जाता रहा है कि कोई एक संस्था का मुख्यालय कहाँ होता है, तो एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली है। जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं वो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। हमें ये 4 अन्य जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं इनके बारे में अगर जानकारी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन उसका मुख्यालय कहाँ है वो पता होना चाहिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए अनिवार्य है उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों में हो पाए। आप इसे याद रहिएगा, 6 महीने में इसका निपटारा करने के लिए इसके पास प्रोविज़न बना हुआ है, और अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो आप एलिमिनेट आउट कर पाएंगे उसे। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, सर्पदंश में बचाएगा नागलोक के सांपों का जहर। यह खबर है कि छत्तीसगढ़ के जशपुर में देश का दूसरा सर्प विष संग्रहण केंद्र बनने वाला है। तो आइए जानते हैं कि पहला ऐसा सर्प विष संग्रहण केंद्र कहाँ था। पहला सर्प विष संग्रहण केंद्र है चेन्नई में। ये इंडिया में ये दूसरा, जो कि छत्तीसगढ़ के जशपुर में बनेगा, दूसरा ऐसा संग्रहण केंद्र होगा। देखिए, अगर कोई ऐसा संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा तो वहीं के प्रशिक्षित स्व सहायता समूह के लोगों को इसका परीक्षण दिया जाएगा और लोगों को वहाँ पे नए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, और सरकार इन्हीं स्व सहायता समूहों के माध्यम से लोगों से वो विष खरीदेगी, और ये विष एंटी वेनम जो दवाइयाँ होती हैं उन्हें बनाने में काम लिया जाएगा। यूजुअली 4 तरह के सांपों से ऐसा एंटी वेनम जो है दवाइयाँ हैं वो बनाई जाती है। वो 4 कौन से हैं जिन्हें बिग 4 कहा जाता है। बिग 4 है किंग कोबरा, रसल वाइपर, कॉमन करैत और बेडेड करैत इसमें शामिल होता है। जसपुर में इन चारों प्रजाति के सांप मौजूद होने की वजह से संग्रहण केंद्र स्थापित करने के लिए आदर्श परिस्थितियाँ मौजूद हैं। अगला पॉइंट याद रखने वाला इसमें यह है कि जो सर्पदंश है वो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ में भी इसका जिक्र किया हुआ है। वहाँ पे कुछ ऐसी डिसीजेस होती हैं जो कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज होती हैं, तथा यूजुअली हमें लगता है ना कि सर्पदंश एक डिसीज़ कैसे हो सकता है, तो इसी कारण से हमें याद रखना है कि WHO ने एक लिस्ट बनाई हुई है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें कि जितने भी नॉन ट्रॉपिकल डिसीजेस हैं वहाँ पे वो मेंशन किए हुए हैं। तो इन्हीं नॉन ट्रॉपिकल डिसीजेस में एक सर्पदंश भी मेंशन्ड है। थैंक यू दोस्तों आज के डिस्कशन के लिए। थैंक यू सो मच।